और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिलादान का अद्भुत क्षण है। ये भव्य मंदिर दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर होगा और आचार्य जी ने शिलादान करने का सौभाग्य दिया। इससे पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना था, उसके बाद इस मंदिर का शिलादान करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि उनकी ये भावना है कि मंदिर जल्द से जल्द बने और उसमें कोई विघ्न ना हो। कल की भगवान का इतिहास और शास्त्रों में पूर्ण वर्णन है कि संभल की धरती पर जन्म लेंगे। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, यहाँ स्वयं भगवान कल के अवतार लेंगे। समाज में हमारी बहन बेटी के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश यादव तो शांत है सब। हमको इस प्रकरण को इतना ही कहना चाहिए, ये हमारी बहन बेटी से जुड़ा है, इस पर हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के इतिहास में पहली बार जिलाधिकारी डीएम के कमान महिला अधिकारी को मिली है। डीएम मेधा रूपम साल 2014 में बैच किया इस अधिकारी है। नोएडा की नई डीएम मेधा रूपम ने चार्ज लिया है। डीएम बनने पर मेधा रूपम को बधाई देने के लिए लोग पहुंचे। आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। साथ ही किसानों की समस्या पर भी डीएम मेधा रूपम ने कहा कि हर किसी की समस्या का समाधान होगा। ग्रेटर नोएडा कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने चार्ज लिया। मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो पेचीदा हैं या आपकी ज़िंदगी में दिक्कत कर रही हैं, उनके संबंध में हमेशा कलेक्ट्रेट के दरवाजे खुले रहेंगे। आप लोग आए, अपनी समस्याएं बताएं और पूर्ण रूप से प्राथमिकता रहेगी जनता की समस्या। तो जो भी हो सकेगा पूर्ण प्रयास करके हम लोग यही पूरी मेहनत करेंगे कि उस समस्या का समाधान हो। मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एसीओ के पद पर तैनात रह चुकी हूँ, तो इस क्षेत्र की जो समस्या है उससे वाकिफ हूँ और मैं यही प्रयास करूँगी कि उस अनुभव से सीखते हुए और उस अनुभव का साझा करते हुए और बेहतर रूप से यहाँ पे प्रगति करूँ। किसानों की समस्याओं से हम लोग वार्ता करके पूर्ण रूप से हर एक समस्या पे मंथन भी करेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। मैम, गौतम बुद्ध नगर में पहली जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी में क्या चैलेंजिंग देखते हैं? वो जिम्मेदारी अलग थी, ये जिम्मेदारी अलग है और क्षेत्र भले ही सेम है बट जिम्मेदारी पूर्ण रूप से है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संगठन सृजन अभियान के तहत 8 जिलों में किसानों के साथ बैठक करने के लिए निकले कांग्रेस के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश महासचिव वीरेंद्र चतुर्वेदी और उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद उर्फ सुशील, समाज सेवी जितेश शर्मा और सुशील यादव ने अलावलपुर में किसानों के साथ बैठक करते हुए किसानों की खाद पानी बिजली की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही सरकार की शिक्षा और शराब पर बात की। मोहित यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के झूठे वादों से किसान तंग आ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपना परिचय कि मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नियुक्ति दी गई है और मेरे पास 9 जिले प्रभार में हैं, जिसमें जनपद फतेहपुर भी है। आज फतेहपुर में मैंने अपने सब किसान भाइयों से आकर के ये आपका ग्राम अलावलपुर है, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और यहाँ अपने सब लोगों के बीच में बैठ के जो चर्चा हुई है, किसानों की समस्याओं पे हम लोगों ने विचार भी अपने रखे हैं और उनकी भी जो समस्याएं हैं उसको सुना है। और कहीं ना कहीं तक ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान सरकार जो है वो किसानों के साथ में पूर्ण रूप से ज्यादती कर रही है। इस चीज़ की लड़ाई हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। भट्टा परसोल से उन्होंने जो है किसानों के मुद्दे को बड़े अच्छे स्तर पे उठाया था और तब से लेकर के आज तक लगातार ये मामला सड़कों से और संसद तक जारी है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू पहुंचे डीएम दरबार। गन हटाए जाने और बिना अप्लाई किए असला लाइसेंस की जांच को लेकर पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए। जिले में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल किया। डीएम से गनर वापस किए जाने की पूर्व सपा विधायक ने मांग की। मीडिया से बात करते हुए अपने साथ अनहोनी की आशंका जताई। बिना नाम लिए वर्तमान सैदराजा विधायक पर निशाना साधा। वर्तमान विधायक पर सट्टा
शासन से मिलकर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है कि मेरा गनर हटा दिया गया एक 10-15 दिन पहले। कल धीना थाना से पुलिस आई थी डीएम ऑफिस में यह पूछने के लिए कि विधायक जी का लाइसेंस नंबर क्या है, उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। मुझे पता लगा तो मुझे आया था मिलने के लिए कि जब मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है तो कैंसिल करने के क्या पुलिस विभाग की खुफिया तंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि जिसका लाइसेंस नहीं रही है उसको मालूम ही नहीं है कि किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं है। आशंका क्या है आपको वास्तव में? देखिए ऐसा है कि जो गोलियां चल रही हैं तो गोली चलने के बाद आदमी की जान चली जाती है, हत्या हो जाती है। हमारा प्रतिद्वंदी मजबूत आदमी है, इसलिए मैंने डीएम साहब से मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश के तौर पर सरकार उसकी है मंशा के रूप में हत्या तो नहीं कराना चाह रही, इसलिए मैं आज मिलने का काम किया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी स्टेशन के नज़दीक पोस्ट ऑफिस के पास फाइनेंस कंपनी में लोन की रिकवरी करने वाले कुछ युवकों ने एक बुलेट सवार को रोका। बुलेट पर 3 लोग सवार थे। रिकवरी करने वाले युवकों ने बुलेट सवार को घेर कर गाड़ी छीनने लगे। सड़क पर नज़ारा देख भीड़ जुट गई। गाड़ी रोके तो रिकवरी करने पहुंचे युवकों ने बुलेट छीनना शुरू किया। इस दौरान मौके पर काफ़ी भीड़ जुट गई। लोगों ने रिकवरी करने आए युवकों को दौड़ा ली। इसके बाद युवक वहाँ से भागते नजर आए। नैनी पीडीए सरपतिया के रहने वाले विक्रम पाल ने एक बुलेट फाइनेंस कराई थी, इसका भुगतान वो कर चुके हैं। उसकी किश्त में 18,000 बकाया है। वो अपनी बुलेट से 2 अन्य लोगों के साथ कमला नेहरू अस्पताल प्रयागराज जा रहे थे। उसी दौरान नैनी पोस्ट ऑफिस के नज़दीक करीब 4 युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनकी बुलेट छीनने का प्रयास किया। सड़क पर यह तमाशा देख लोगों की भीड़ जुट गई। किसान लोगों ने युवकों को दौड़ाया तो सभी वहाँ से भाग निकले। इसके बाद विक्रम किसी तरह से वहाँ अस्पताल जा सके। विक्रम ने बताया कि सभी बकाया जमा करा दिया गया। कुछ परेशानियों के कारण 18,000 नहीं जमा हो सका था, जिसके कारण बुलेट छीनने की कोशिश की गई। विक्रम पालना में गाड़ी लड़का लिया था, 20,000 रुपया बकाया है। थोड़ा दिक्कत हो गई, अस्पताल में जा रहे थे लिया के। उसके बाद एक गाड़ी जबरी छीन रहे हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे क्या बोल जाते हैं, यहाँ कमला नेहरू में। तो जबरी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज कहाँ आए थे आप? हम जा रहे थे यहाँ पे मियाँ सरपतिया मेरा घर है। कितना बाकी है? 20,000। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें साइबर ठगी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज पुलिस द्वारा जिन 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया वे कौस्तुभ गुप्ता, भानु सैनी, अनुराग शनि झा, हिमांशु कुमार। जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त गंगानगर ने बताया कि पीड़ित को संपर्क किया गया था कि उसके नाम की आईडी से 70 टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं, जिसमें एक के पार्सल जो कि मुंबई से ईरान जा रहा था ड्रग्स पाया गया। आईडी के कारण बुरी तरह फंस गए हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकारी आपसे संबंध में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए व्यक्ति ने स्काइप के माध्यम से फेक क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर वादी से गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए बात की और 28,62,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। इसके बाद जब वादी को शक हुआ तो उसने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर अरेस्ट कर इन अपराधियों को ढूंढ निकाला। 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक एफआईआर हर्ष भट्ट द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को उनको एक नंबर से कॉल आया है और उसके बाद उस नंबर पे बताया गया कि उनका जो आईडी है एक कंसाइनमेंट भी मिला है जो कि मुंबई से ईरान जा रहा था, जिसमें ड्रग्स आदि हैं और उसको टेररिस्ट से उसको लिंक है। और इस पे हमारे अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बताते हुए बताया कि हमारे उच्चाधिकारी आपसे स्काइप के द्वारा इंटरोगेट करेंगे। इस प्रकार से स्काइप के द्वारा फिर इनको 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था, जहां पर दबाव डालकर और डरा धमकाकर 28,62,000 रुपए जो इनके अकाउंट से उन्होंने ठग लिए थे। उसी में कार्य करते हुए पूर्व में इसमें अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी कड़ी में आगे विवेचनात्मक कार्रवाई में 5 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता उर्फ कृष्णा, भानु सैनी, अनुराग शनि, हिमांशु है। ये लोग इस घटना में जो इन्होंने इनके अकाउंट के माध्यम से और ये पूरा जो एक नेटवर्क है उसके
ये पार्ट थे जो साइबर ठगी हुई थी, और इनके द्वारा जो ये ठगी के से प्राप्त इनको जो लाभ था उससे इन्होंने जो चीज़ें खरीदी थी उनकी बरामदगी इनसे की गई है, जिनमें एक आईफोन 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी, एक टाटा सफारी, इसके अलावा एक एटीएम 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक भी इनसे बरामद हुई है। ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से विभिन्न इंटरनेशनली जो ठग हैं उनसे कनेक्टेड रहते थे और उनके साथ संलिप्त होकर ठगी की घटनाएं करा करते थे। तो ये एक बड़ा साइबर ठगी का एक नेटवर्क है जिसपे थाना साइबर पुलिस की टीम द्वारा इसमें कार्य किया गया है, और इसमें और भी आगे के और पीछे के लिंकेजेस पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें और अग्रिम कार्रवाई इसमें लगातार की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब ऑनलाइन एक ठगी का माध्यम था, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें विभिन्न देश, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के भी लोग शामिल हैं, और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग है जिसको ये कंपनी के नाम से बुलाते हैं, जिसमें साइबर स्लेवरी और म्यूल अकाउंट्स इत्यादि सभी जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। किस तरह का साइबर अरेस्ट किस तरह का होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? साइबर क्राइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हाल फिलहाल में कई प्रकरण डिजिटल अरेस्ट के देखे गए हैं, जिसमें कई प्रकरणों में लोगों की जान भी गई है। यह जैसा कि मैंने बताया इस वाले प्रकरण में अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बताते हुए और इनका आईडी का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज होने का बताते हुए एक ऑनलाइन माध्यम से इंटरोगेशन का इनको दबाव डाला गया। इसी प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट है वो यही होता है कि अपने आप को कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति बताते हुए व्यक्ति को दबाव में डालकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको वहां से हिलने नहीं दिया जाता और उसको डरा धमकाकर उससे पैसे वसूले जाते हैं, और जब तक उनके पूरे पैसे वो नहीं ले लेते तब तक उनको वो अपने जाल में फंसाए रहते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद के चलते दबंगों ने जानलेवा हमला किया। पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, न्याय की गुहार लगी। बता दें कि 30 जुलाई को नसीराबाद थाना क्षेत्र के तहत पूरेलाल सिंह का पूर्वा मजरे छतरपुर में जमीन विवाद के चलते दबंगों के हौसले बुलंद। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने मारपीट की। पीड़ित घायलों को थाने में एक दरोगा के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ितों का कहना है कि सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 112 सहित थाने के दरोगा के सामने दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, जानलेवा हमला किया और साथ ही मोटरसाइकिल पुलिस के कब्जे से ली तो दूसरे गांव में छोड़कर फरार। 2 दर्जन से अधिक पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय और न्याय की गुहार लगाई। मामले में है कि 151 नंबर है, वो है हमारे यानी कि पूरे गांव की ज़मीन है, जिसमें हम लोग उसमें अपना कंडा पाते हैं, आफर भी लगाते थे। अभी इतने समय पे अकेले पेड़ पौधे हैं और उसी विवाद को लेकर वो दूसरी पार्टी जो है राजेश शुक्ला, उसने पहुंचा, उसको जेसीबी से रात में बराबर कर दिया। हम लोग यहाँ पे अपने बहन के शादी में आए थे, सुबह पहुंचा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, थाना में भेज दिया गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ उसका। और उसके बाद 28 तारीख को पुलिस के साथ प्रशासन के साथ प्रधान भी थे उसमें, वो सब लोग आए थे और सब लोग पुलिस को घूस देकर और पैसे देकर हम लोगों को पकड़ के मरवाया। उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज हमारे ऊपर की। मामला है कि हमारी मम्मी को वहाँ पर मतलब मारा जा रहा था ज़मीन के लिए, तो हम छुड़ाने गए तो अशोक शुक्ला हमारे मतलब बाल पकड़ के वहीं पर उठा के पटक दिए। कुछ देर बाद फिर अशोक और वो शिवम शुक्ला और गुड्डू शुक्ला तीनों लोग ने मुझे मारा। उसके बाद जब वो लोग चले गए तो पुलिस ने मेरा गर्दन पकड़ के वहीं पर दाव रखा था। जब किसी तरह छोड़ा तो मैं वहाँ से फिर भाग गई तो उनकी बेटी आकर मुझे मार दी। थाने गई थी आप लोग? हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। मुझे 10 बजे से 12 बजे तक वहाँ पर बिठाया गया था। यहाँ तक कि पूरा दर्द कर रहा है गला और मतलब हाथ भी नहीं उठ रहा है, पानी तक नहीं पिया जा रहा है, पर वहाँ कोई दवा नहीं की है। और किसी को मारा गया है? जी। किसको? हमारी मम्मी को, हमारी बहन को भी मारे हैं, हमारे पापा को भी मारे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
जैसा कि प्रधान डाकघर में बिक्री के लिए राखी लिफाफा उपलब्ध है, वो सबसे सुरक्षित है, वाटर प्रूफ है और साइज में बड़ा है, जिससे आपको अपनी बड़ी अन्य राखियां भेजने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। वो खुलेगा नहीं। उस लिफाफे के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री भी आप देख शुल्क के साथ भेज सकते हैं। सुरक्षित है वो, और सभी जो है बहनों को इसका लाभ मिले, इसके लिए जो है हम आपसे अनुरोध करते हैं। काउंटर कब से खुला रहता है? काउंटर प्रातः 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लिफाफा भी उपलब्ध रहेगा आपको, और बुकिंग की भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है। ये क्या देखते हुए इसको बनाया गया है और इसकी खूबी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल किसी के पास समय नहीं है, सभी अपने काम से व्यस्त रहते हैं, इसलिए प्रातः 8 बजे से समय किया गया है, और जो शाम को बुक कराना चाहते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए रात में 8 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला चांदी और सोने से बने मिश्रित हिंडोले पर सवार होकर झूलन उत्सव का आनंद ले रहे हैं। हिंडोले पर चारों भाई विराजमान है और सावन माह में झूलन उत्सव अपना अलग महत्व है। नागपंचमी के दिन से हिंडोले पर सवार चारों भाई सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन तक झूलन उत्सव का आनंद लेंगे। इस मौके पर दूर दराज क्षेत्र से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी अपनी आस्था जाहिर की। श्रद्धालुओं ने कहा कि परम सौभाग्य है कि नागपंचमी के दिन प्रभु रामलला हिंडोले पर दर्शन उन्हें मिले। सावन के माह में झूलन का अपना एक अलग महत्व है। सावन के अंतिम दिन यानी 9 अगस्त तक प्रभु रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ झूलन उत्सव का आनंद लेते रहेंगे। कहाँ से आए हैं आपने? हम कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक के धारवाड़ से आए हैं। बहुत जब रामलला का यहाँ अयोध्या में ये जन्मस्थान का प्रतिष्ठापन हुआ, तब से हम ये दिन का इंतजार कर रहे थे रामलला को आके देखने के लिए। आज नागपंचमी है और ये अच्छे दिन में हमको एक अवकाश मिला आज अयोध्या आने का, और रामलला को देख के बहुत बहुत आनंद मिला, सुकून मिला। ऐसा लगा कि हमारा जन्म सार्थक हो गया। तो भगवान देखा कि आप झूले झूल रहे थे? हाँ, भगवान आज चांदी के झूले में झूल रहे थे। इतना अच्छा अवकाश और कब मिल सकता है? हमारा सच्ची जन्म सार्थक हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमें इधर आकर, हम धन्य हो गए देखकर। जो रामलला को चांदी के झूला रहे थे ना, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर था मूर्ति, और इधर की सुविधा भी बहुत अच्छा है। जो भी सीनियर सिटीजन आना चाहते हैं वो बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इधर फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी है। जय श्री राम, जय मोदी जी। नमस्ते। सावन का महीने के अवसर पर आज नागर पंचमी के दिन पे हम आज रामलला का चांदी के झूले पे हमको दर्शन मिला। बहुत मन भावुक हो गया, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। सब लोग, हम 16 लोग कर्नाटक से आए थे, सब लोग हम साथ में आ गए। बहुत अच्छा फैसिलिटीज है इधर। सब बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर का अनुभव भी बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। ये सब लोग इधर सावन महीने में आने का आकांक्षा है मेरा। नमस्ते। और मैंने यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा जिसमें पवित्र भूमि पर कदम रख दिया है। और मुझे राम जी का जन्म जो देखा मैंने, उनको चांदी के झूले में जो झुलाया जा रहा है, इतना अच्छा लगा कि इतना बढ़िया मंदिर का विस्तार किया गया है कि पहली बार मैंने देखा कि अयोध्या नगरी में जो कभी कुछ एकदम सुनसान खाली जगह रहा करते, उसको मोदी जी ने इतना पवित्र और इतना स्वर्ग जैसा बना दिया कि जय मोदी जय योगी। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हमें तो ऐसा लगता है आने वाली विगत वर्षों तक वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहे, जिससे हमारे देश की जनता को भावी लाभ और कभी बहुत सारी सुविधाएं उनके माध्यम से मिल सकेगी। मेरा नाम अनिल कुमार सोनी है। आइए, हम लोग कट्टी जिले से आए हैं। कट्टी में एक बड़ी क्षेत्र बहुत दूर से आए, 950 किलोमीटर दूर से आए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्हें हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में गोवंशों की स्थिति को लेकर श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला सहायता समूह को सौंपने की तैयारी। एक गोवंश पर 1500, 4 गोवंश पर 6000 दिए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों और महिला समूहों को सुपुर्द किए जाने। किसी भी गौशाला में अगर 14,000 गोवंश है, 10,000 गोवंश किसानों को दिए जाएंगे। किसान ही गोवंशों का भरण पोषण करेगा। जिनको गोवंश के लिए
उनकी सारी व्यवस्था करनी होगी। गोबर गैस प्लांट भी लगाए जाएंगे ताकि खाद बने और खेत उपजाऊ बन सके। गौशालाओं के लिए 2 कार्यक्रम हैं हम लोगों के। एक तो गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं किसानों के एफपीओ को या महिला स्वयं सहायता समूह को सुपुर्द करने का, जिससे संचालन वो करें। और गौशालाओं में जो भी गौवंश है वो एक गौवंश पर 1500 रुपये, 4 गौवंश पर 6000 रुपये किसानों को भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। और वृहद स्तर पर जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में, विभिन्न हमारे जो नेतागण हैं उनकी उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किसान को देना है। और जितना जैसे 14,000 गौवंश यहाँ पर है तो 10,000 गौवंश हम किसानों को दे देंगे, किसान ही पालन करेगा। और उन किसानों को जो हम देंगे उनको पक्का कैटल शेड भी देंगे जिससे मूत्र इकट्ठा हो जाए, गोबर गैस संयंत्र भी देंगे जिससे गोबर गैस से उनका खाना बने, खाद बने, खेतों में जाए। जब खेतों में जब गोबर गैस की स्लरी गौमूत्र जाएगा तो आज बढ़ता हुआ अस्पताल, बढ़ते हुए कैंसर, बढ़ती हुई बीमारियाँ, इन सब की समस्याओं का समाधान गाय के द्वारा ही होने वाला है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत अयोध्या बस्ती हाईवे पर एक नई आवासीय योजना विकसित किए जाने की तैयारी। राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 107 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सर्वे शुरू कर दिया है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास प्राधिकरण ने पहले अयोध्या लखनऊ हाईवे पर वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना लॉन्च की। इसके बाद ये दूसरी आवासीय योजना होगी। इसे अयोध्या बस्ती हाईवे पर रिठोरा गांव के पास विकसित किया जाएगा। ऐसी सुविधाओं को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत अयोध्या बस्ती राजमार्ग पर एक आवासीय टाउनशिप प्लान की गई है, प्रस्तावित की गई है, जिसका प्रस्ताव बना के शासन में भेजा गया है। ये जो परियोजना है ये राम मंदिर से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर होगी और इसमें लगभग 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रस्तावित है और इसमें लगभग 300 करोड़ का भूमि अधिग्रहण में खर्चा आने का प्लान किया गया है। सर कब तक ये शुरू होगा? क्या इसमें देखिए किसानों से सहमति ली जा रही है प्राधिकरण द्वारा और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप से किसानों से सहमति लेने के उपरांत क्रय समिति की बैठक कराने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में पहली बार उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में जिला क्रिकेट संघ अयोध्या द्वारा अक्टूबर में T20 की तर्ज पर अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 8 टीमों का प्रतिभाग हो, जो सभी उत्तर प्रदेश की 8 नदियों के नाम पर होगी, जो संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है। ये जानकारी अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और जिला क्रिकेट संघ के सचिव मोहम्मद उमेर अहमद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी टीमों का चयन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अनुभवी चयनकर्ताओं द्वारा ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अयोध्या की जो है, इन्होंने अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन करने का निश्चय लिया है और आजकल चूँकि पूरे वर्ल्ड वाइड लीग क्रिकेट का ज़माना है और T20 लीग्स पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, तो ये हमारे अयोध्या महानगर में भी इस तरह की लीग आयोजित की जा रही है। बड़ी सकारात्मक बात है और आजकल तो अयोध्या वैसे भी संभावनाओं का, अवसरों का, सबका महानगर बन के उभरा है। हम लोग अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता करा चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर की खो-खो प्रतियोगिता करा चुके हैं। तो हम अयोध्या क्रिकेट एसोसिएशन के इस प्रयास के लिए हमारी शुभकामना है कि उन्होंने इस तरह की प्रीमियर लीग यहाँ पे करने की संभावनाओं पे वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये करके मिलेंगे। आपकी भी कोई टीम नहीं, हमारी सभी टीमें, अयोध्या की टीम। ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अयोध्या प्रीमियर लीग कराने का ये एक जैसे IPL का पैटर्न है T20 का, उस तर्ज पे ही हम लोगों ने इसको बनाया है और हमने इस सारी टीमों के नाम उत्तर प्रदेश की नदियों के नाम पे इसको हमने रखा है। और ये टीम में 8 टीमें रहेंगी और उसमें संबोधित एक टीम में लगभग 16 बच्चे होंगे। इसमें 11 बच्चे हमारे मंडल के होंगे और 5 बच्चे जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के भी भर सकते हैं जो यूपी के डोमिसाइल के, ताकि हमारे मंडल में अच्छे लड़के आएँ तो वो भी उनसे भी कुछ सीखने को हमारे मंडल के बच्चों को मिले। कब से शुरू? ये अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, अभी डेट नहीं फाइनल, डेट जैसे फाइनल। अच्छा, कैसे इसमें बच्चे जुड़ सकते हैं? बच्चे जो है ट्रायल के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। कैसे? ऑनलाइन ट्रायल फॉर्म्स निकाले जाएंगे, हमारी वेबसाइट बन रही है, उस पर वो फॉर्म्स अपलोड होंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में बुजुर्ग महिला को परिजनों द्वारा फेंक कर जाने का मामला। बुजुर्ग महिला की पहचान हुई है। भगवती पत्नी ब्रजलाल निवासी ग्राम नगवा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को कस्टडी में लिया है। पूछताछ पुलिस कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। अयोध्या कोतवाली के कृष्णदासपुर के पास
2 महिला एक पुरुष बुजुर्ग महिला को छोड़कर गए थे। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में 24 जुलाई को पीआरवी के पास एक अज्ञात बुजुर्ग महिला के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों द्वारा इस महिला को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शाम तक उनका उपचार चला, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो एक सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, जिसमें रात के अंधेरे में एक पुरुष और 2 महिलाएं इस महिला को वहां पर छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर और महिला की फ़ोटो के आधार पर सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों के से प्रचार प्रसार किया गया। घटनास्थल से लेकर के सभी सीसीटीवीज़ को बैक ट्रैक किया गया। इसमें कई टीमें गठित की गई। आज इन सभी टीमों को सफलता मिली है। इस महिला की पहचान हो गई है। इनका नाम भगवती है, वाइफ ऑफ ब्रिजपाल, जो कि थाना नवाबगंज गोंडा की रहने वाली हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम, पंचायतनामा और अन्य कार्रवाइयाँ पूर्ण की गई हैं। घटना के संबंध में संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।